हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इंटर कर रहे हैं। ठीक है, हेडिंग दीजिए, इसमें पॉइंट्स लिखाते हैं कुछ। क्या तुम हाँ तो ठीक है। अब हाँ दिखाओ तो ऐसे सीधा करो तो ज्यादा नहीं, बच गया तुम। चलिए, होमवर्क दिए थे, बनाए थे सब लोग? डाउट भी है ना? ठीक, क्लास के बाद मिलते हैं। जिनको जिनको डाउट है क्लास के बाद मिलिए। कोई क्लास के बाद नहीं जाएगा जिनको डाउट है। ठीक है, आप क्लास के बाद चले गए इसका मतलब हम ये समझेंगे कि आपको कोई डाउट नहीं था, या आप टीचर से पूछना अपने समय की बर्बादी समझते हैं। ठीक है, आइए। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो हमारा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम था उसी की बात हो रही है। जो इनर्शिया कहता है वही कहता है। क्या कहता है? स्टेटमेंट क्या है? बॉडी ऑलवेज maintain its state unless a net external force is not applied। समझ में आया? शॉर्ट में लिख दिए, कोई भी बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो कैसा कंडीशन आ जाएगा? इक्विलिब्रियम का आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है सारे डायरेक्शंस में। तो उस केस में ये वही कहता है कि यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तब तो ठीक है, वो अपने स्टेट को मेंटेन रखेगा। लेकिन यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन नहीं कर पाएगा। यही फर्स्ट लॉ कहता है। और यही लॉ ऑफ इनर्शिया है। क्यों? क्योंकि कोई बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखने की एबिलिटी किसके कारण पाता है? मास के कारण। कोई बॉडी के अपना स्टेट मेंटेन है मतलब उसके पास मास ज्यादा है। यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और बैलेंस हो जा रहा है तो वो अपने स्टेट को मेंटेन रखेगा। ठीक है, इसलिए इनर्शिया और इक्विलिब्रियम और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो इनर्शिया बता दिए थे और इक्विलिब्रियम बता दिए थे, तो आज हम लोग इसको देख सकते हैं। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में मान लीजिए कि एक कार है और इस कार का मास 1 kg है। सपोज खिलौना वाला कार है, उसका मास 1 kg है। इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F1 30 न्यूटन का। ठीक, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स F2 लग रहा है 10 न्यूटन का। ठीक है, और उसका वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg, g का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो mg बराबर कितना हो गया? 10 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो अभी इस बॉडी पर जो सिचुएशन है ए पर, वो स्टेट t इक्वल टू 0 पर जब हम उसको देख रहे हैं तो बॉडी रेस्ट स्टेट में है। इसको हम लोग रेस्ट मान लेते हैं, रेस्ट स्टेट पे है। तो अब इसमें y एक्सिस में तो नेट फोर्स 0 है। तो यदि हम बात करेंगे समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन x डायरेक्शन, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 और उसके बाद समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि इसको ऐसे समझेंगे कि यदि कोई बॉडी पर लगने वाला फोर्सेस यदि x एक्सिस में 0 है, y एक्सिस में 0 है, तो ही हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर y में तो 0 है लेकिन x में 0 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी इज नॉट said to be in equilibrium। क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज f जो x एक्सिस में है समेशन, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। और जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा तो x एक्सिस में भी सारे फोर्सेस का समेशन क्या होगा? 0। और y एक्सिस में भी 0 होगा, तब वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। अदरवाइज वो इक्विलिब्रियम में नहीं कहलाएगा। तो अब क्या सिचुएशन हुआ कि यह सिचुएशन में t बराबर 0 पर बॉडी में y में तो बैलेंस है लेकिन x एक्सिस में अनबैलेंस है। तो वो बॉडी पर जिधर नेट फोर्स लग रहा है बॉडी उधर डिस्प्लेस कर जाएगा। बताए थे
कि बॉडी यदि रेस्ट पर है तो उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा जिधर नेट फोर्स उस पर लगेगा, तो पॉजिटिव एक्स में मोशन कर जाएगा। इसके बाद का मैकेनिक्स हम देखेंगे जब हम न्यूटन सेकंड लॉ की बात करेंगे, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ कब कहता है, जब बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, वो चीज हम पता करेंगे, वो सेकंड पार्ट है। अभी हमको ये समझना है कि यहां पर बॉडी पे नेट फोर्स लगा तो बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो अपने स्टेट को चेंज कर लेगा। अभी रेस्ट पर है, मोशन करने लगेगा, कुछ देर के बाद बॉडी यहां पर आ जाएगा, ये बी पोजीशन होगा और यहां पर उसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, जो वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल में फिर से एक कार ले रहे हैं जो कि कौन पोजीशन पे, ए पोजीशन पे है, टी बराबर 0 पर है और इस डायरेक्शन में बॉडी पर फोर्स लग रहा है F1 20 न्यूटन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में F2 लग रहा है, दैट इज 15 न्यूटन। ठीक, उसका mg जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg जो उसके नॉर्मल से बैलेंस हो रहा है, दैट इज n इज इक्वल टू mg। ठीक, जो भी उसका mg रहा है वो नॉर्मल से बैलेंस हो जा रहा है। तो अब बॉडी पे नेट फोर्स किस डायरेक्शन में, ठीक है, और इस डायरेक्शन में वो u इनिशियल वेलोसिटी सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ऑब्वियसली कुछ देर के बाद बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगा ना, यानी ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाएगा। क्या आप कह सकते हैं कि यहां पर जो वेलोसिटी v होगा तो v और u कौन बड़ा होगा, v बड़ा होगा। ठीक, तो v बड़ा होगा, इसका मतलब है कि v हम यहां पर b पोजीशन पे पहुंचा तो 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा होगा। ठीक है, रीजन उसका क्योंकि बॉडी पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर v इज ग्रेटर देन u मिल गया और ये किसी टाइम t पर मान लेते हैं 10 सेकंड पे हम चेक कर रहे हैं। अब चूंकि बॉडी पे फिर से नेट फोर्स लग गया तो उसका स्टेट चेंज हुआ। स्टेट चेंज होने का मतलब मोशन तो कर रहा था लेकिन स्पीड बढ़ गया, तो स्टेट चेंज हो गया। अब इसी में सेम यही एग्जांपल में सिचुएशन कुछ इस तरह का है। पोजीशन ए है, टी बराबर 0 पर, पार्टिकल इस डायरेक्शन में u बराबर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और अब इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स यहां F1 लग रहा है 20 न्यूटन और एक फोर्स इधर F2 लग रहा है दैट इज 25 न्यूटन। ठीक, बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इस पोजीशन पे आने के बाद ये बी पोजीशन, टी बराबर 10 सेकंड। अब बताइए कि बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा, डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। एफ नेट दैट इज इक्वल टू कितना, 5 न्यूटन का लगेगा, कितना है 5 न्यूटन का, और इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो अब इस नेट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यहां पर जो वेलोसिटी v होगा ये v इज लेस देन u होगा क्योंकि बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने का रीजन ये है कि बॉडी पर फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो वो वेलोसिटी को डिक्रीज करता जाएगा और एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा जिधर नेट फोर्स होगा। मतलब एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, इसलिए वेलोसिटी डिक्रीज करेगा और हम वो समय निकाल सकते हैं जब बॉडी का वेलोसिटी 0 हो गया। और उसके बाद जब वेलोसिटी यहां आगे जाकर कहीं 0 होगा, जैसे ये v कम होगा u से तो जाके आगे जाकर के 0 होगा और 0 होने के बाद बॉडी मोशन करेगा या नहीं करेगा, करेगा। तो 0 होने के बाद मोशन किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, नेगेटिव एक्स में करेगा। क्यों, क्योंकि हम बताए हैं कि जैसे बॉडी रेस्ट पर आएगा तो बॉडी उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा जिधर नेट फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स नेगेटिव एक्स में लग रहा है इसलिए बॉडी नेगेटिव एक्स में आएगा। जैसे हम पेन को ऊपर फेंक रहे हैं तो पहले वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते होते 0 हो रहा है और 0 होने के बाद उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिधर नेट फोर्स एक्ट हो रहा है। तो पेन जब हवा में है तो उस पर नेट फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, और कोई दूसरा फोर्स तो एक्ट कर नहीं रहा है। तो इसीलिए रेस्ट पे जाने के बाद वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिधर नेट फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगा उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ने का रीजन क्या है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड है, क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड है इसीलिए एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में है और जिधर एक्सेलरेशन होगा बॉडी का वेलोसिटी बढ़ेगा।
और यदि एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। जैसे हम पेन को ऊपर फेंके तो हम वेलोसिटी उसका बॉडी का स्टार्टिंग में जिधर एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन नीचे है, वेलोसिटी ऊपर है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी घटा। तो सेम सिचुएशन यहां पर भी होगा, वेलोसिटी घटेगा, जीरो होगा और फिर रिटर्न बैक होगा, और रिटर्न बैक होगा तो फिर धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगा। और यदि फोर्स कांस्टेंट है तो जिस रेट से वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है उसी रेट से वेलोसिटी फिर इंक्रीज होने लगेगी। समझ गए इतनी बातों को? आप इतनी बातों को लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट 10 मिनट समय निकालिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर 4-5 बजे तक अपलोड होगा, उससे आप इसको देख करके पॉज कर करके लिख लीजिएगा। जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे पॉइंट्स जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएगा तो आपको यूज होगा। ठीक है, वो सारे पॉइंट्स को आपको लिख लेना चाहिए, स्पेस बना करके लिख लीजिएगा, इसको कंप्लीट कीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। खराब में जैसे आप ये लिख सकते हैं कि सर यहां पर ये चीजें मुझे समझ में नहीं है, इसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आप 12 की तरह मत भेजिएगा कमेंट, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है सर, कहां पर सर ने क्या एक्सप्लेन किया। और जिनका बैकलॉग बचा हुआ है वो वीडियोस कंप्लीट कर लीजिए, हमको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। पब्लिक जो पब्लिक है अभी उसको प्राइवेट कर देंगे हम, ठीक है? फिर आप रिक्वेस्ट करते रह जाइएगा सर उसको पब्लिक कीजिए। आप लोग से ज्यादा बेनिफिट जो सब्सक्राइबर है ना वो बेनिफिट उठा रहे हैं। कल ही परसों एक स्टूडेंट का फोन आया था, बोला सर लॉज ऑफ मोशंस में अभी कितने लेक्चर्स और हैं। हम बोले अभी कैलकुलेट तो एग्जैक्ट नहीं किए हैं, लेकिन अभी 10-12 लेक्चर्स और रहेंगे। वो हमसे वो पीडीएफ मांगा, इसका स्टडी पैकेज है ना उसका पीडीएफ मांगा, हमको पीडीएफ भेज दिए। हाँ, यूट्यूब वीडियो देख करके। एक्चुअली यूट्यूब क्या करता है ना कि यदि आपका लगातार वीडियोस अपलोड हो रहे हैं ना उस चैनल पर ना, तो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना उसको वायरल कराता है, वो खुद कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि उससे उसको ऐड मिलेगा। ठीक है, तो लोग देख रहे हैं और जिसको बेनिफिट मिल रहा है, जो स्टूडेंट 11-12 जो साइंस का स्टूडेंट है वो बेनिफिट मिल रहा है, सारा वीडियोस उसको मिल गया। ठीक है, चलिए शॉर्ट में लॉ लिख दिए हैं, लेकिन आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा अपने से। तुम यहां कितना आराम से पढ़ रहे हो, देख रहे हो हैं? वो लोग भी आराम से पढ़ रहे हैं। कहीं डाउट है तो पूछिए।
हो गया। न्यूटन फर्स्ट लॉ तक हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, और जब सेकेंड लॉ में इंटर करेंगे तो मोमेंटम से स्टार्ट करते हुए इंटर करेंगे। एक रिजिड वॉल है, सेंटर पॉइंट ओ 3 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये भी नीट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रिजिड वॉल वर्टिकल वॉल है, ठीक है, एक बॉल है जिसका मास कितना है 4 kg। वुडन बॉल हो सकता है, कोई भी स्फेरिकल बॉल है 4, और उसका रेडियस कितना है 3, ठीक है। ए से बी यानी कि जब यहाँ टच कर रहा है उस वॉल को, वो पॉइंट ए से बी का दूरी कितना है 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन मतलब कि जब ये बॉल इसे टकराया है तो वॉल इसको रिएक्शन देगा, जो कि कांटेक्ट है। तो कांटेक्ट सरफेस होने के कारण यहां पर नॉर्मल इसके जस्ट परपेंडिकुलर लगेगा, ये नॉर्मल होगा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका mg एक्ट करेगा, ठीक है। टेंशन इधर एक्ट करेगा, स्ट्रिंग है, टेंशन इधर एक्ट करेगा। अब यहां क्या कर रहे हैं, हम इसको x और y एक्सिस में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, होगा, हो गया नहीं। तो ये एंगल थीटा हो गया, तो ये t और ये होगा t cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा ये t sin थीटा। साइन थीटा ये रिजॉल्व हो गया, ठीक। तो अब हमारे पास इसका एवरीडी ड्रॉ करेंगे उस बॉल का। तो इस डायरेक्शन में n, अपोजिट डायरेक्शन में t साइन थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। यदि g का वैल्यू हम 10 ले रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना 4 इंटू 10, दैट इज 40 न्यूटन हो गया। अपवर्ड डायरेक्शन में t cos थीटा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं पहला इक्वेशन t cos थीटा
डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 40 न्यूटन लिख सकते हैं क्या? क्योंकि इसको सारे क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्सेस वाई एक्सिस में बैलेंस होंगे, अपवर्ड को प्लस रखिए, डाउनवर्ड को माइनस रखिए, तो वो उधर आएगा तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो टी कॉस थीटा फर्स्ट है, और दूसरा जो निकल के आ रहा है ये, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, एन। इक्वेशन नंबर 2 हम क्या कर रहे हैं, 2 डिवाइड बाई 1 कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई 1 कितना होगा, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, n बाई 40 होगा। और tan थीटा हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। तो tan थीटा की जगह पर 3/4 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू n बाई 40। तो 3 डिवीजन में 4 इंटू दैट इज इक्वल टू n। तो 4 कैंसिल हुआ, n इज इक्वल टू 30 न्यूटन। समझ गए, ये नीट का क्वेश्चन था, बन सकता है, इजी रहता है, जेई मेन से इजी रहता है। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन किस बात को लेकर के कर रहे थे कि नॉर्मल रिएक्शन लगेगा किधर, लग भी गया मान लीजिए तो उससे इक्वेट नहीं हो रहा था। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको एफबीटी बनाना आना चाहिए। यदि एफबीटी बन गया तो चूंकि यह जान रहे हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, आप बैलेंस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट, बायोलॉजी के स्टूडेंट कुछ इसलिए परेशान थे इस क्वेश्चन में कि सर थीटा तो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो आपको थीटा नहीं दिया, आपको tan थीटा दे दिया है, क्या दिक्कत है ना? या आपको ये 4 है, ये 3 है, तो अंधा ही बता देगा ये 5 होगा। अब साइन कॉस टेन जो निकालना है निकालिए, डायरेक्ट एंगल नहीं दिया। समझ गए? चलिए इसको ड्रॉ कीजिए, क्वेश्चन देते हैं, और इसको लिखिए, तब तक क्वेश्चन देते हैं, लिखिए। हाँ, क्या कट जाना चाहिए? कौन एन कैंसिल आउट हो जाएगा? हाँ, नहीं समझे। जैसे एक मिनट, tan थीटा बराबर हो गया तो इसको डिवाइड किए इससे, तो n बाई 40 किए ना। अरे 40 न्यूटन है और ये n नॉर्मल है। सॉरी सॉरी, आर लिख दीजिए। 40 न्यूटन हुआ ना। माय मिस्टेक, हम ध्यान रखेंगे आगे। ये पारखी नजर किसकी थी? हाँ, ये पारखी नजर किसकी थी कि वो एन कट जाना चाहिए? अरे डाउट हो तो पूछिए, मन में नहीं रखिए। हमको गुस्सा इस बात से आता है कि आप डाउट पूछते नहीं है। डाउट पूछिए, हम नहीं बताएंगे तब ना, और तुरंत पूछिए। एक्सप्लेन कर दिए, स्पेस खाली है, आप पूछिए मेरे से। मन में रखिएगा, फिर वो आगे बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा डाउट। छोटा से छोटा डाउट पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने एन को, नॉर्मल रिएक्शन को एन से दिखा दिया था, एन से भी दिखाते हैं, आर से भी दिखाते हैं। आप आर लिख लीजिए। ठीक है, चलिए ये हमको याद रहेगा।
हम डायग्राम ठीक से नहीं लिखे मुझे। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो कल अंशु सर का लास्ट क्लास था 12th में, मतलब सिलेबस खत्म हो गया उनका। तो स्टूडेंट्स लोग ने केक वोक मंगाया, कोल्ड ड्रिंक मंगाया। अंशु सर ने पी भी लिया, पूरा पूरा गला जाम हो गया। सुबह सुबह सब मैसेज कर रहे हैं। मनीष को मैसेज किए, तो मनीष फोन किए, तो उधर से आवाज आया, हेलो हाँ दिक्कत है, नहीं ले सकेंगे। लास्ट टाइम फेयरवेल जो हुआ था ना, उसमें सब स्टूडेंट शुरू से कह रहा था कि सर चलिए आपको भी डांस करना है, आपको डांस। सर बोले नहीं। उसके बाद जब लास्ट हुआ, सब रोक रहा है, सर रुक जाइए, सर बहुत हो गया। सर अब म्यूजिक सिस्टम बंद हो गया है। नहीं सर बोले कि मेरे अंदर इनर्शिया आ गया है। नहीं सही में क्यों नहीं होगा? 5 सितंबर को तो प्रोग्राम है ना, फेयरवेल तो आपका अगले साल है। हाँ होगा। आंसू सर से ज्यादा लगाव है। हमको मन नहीं लगता तो उनका वही वीडियो ओपन करके देखते रहते हैं, हमको भी हंसी आने लगता है। लंच आवर में तो हम जरूर उनका वीडियो ओपन करते हैं। वो आप लोग से कह रहे थे नो वन। किसी ने किताब खोल कर इधर से बोल रहे हैं नो वन। सही है। अरे वो सरकाटिज्म है यहाँ पर। क्या आप बुक पलट के नहीं देख रहे हैं? सब एंजॉय कर रहे हैं। चलिए कॉपी नहीं पलटा, किसी ने सोचा उसके बारे में? सही है। कल आएंगे सर, कल क्लास, कल फ्राइडे है ना सर, क्लास रहेगा ही। पूछना कि सर थर्सडे को क्यों नहीं आए सर, क्या बात हुई, पूछना, बताएंगे वो। मेरे बारे में मत बोलना कि हाँ। मेरे बारे में मत बताना कि हाँ सर बताया है, ऐसा सब बात।
कभी प्रोग्राम होगा फिर सर को देखना। स- अरे अच्छा, बहुत अच्छा गाते हैं सर। अच्छा, प्रोग्राम अब आने ही वाला है, कुछ दिन है। अरे नहीं नहीं, वो लोग करेगा। लेकिन हाँ, इस बार उन लोग को छोड़ दिए। हम पहले क्या करते थे कि हम बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे, सबसे करवाते थे। लेकिन अब हम बोले कि आप ही लोगों को करना है, समय हम नहीं दे सकते हैं। जो डेकोरेशन में खर्च है आप हमको बताइए एस्टिमेट दे करके, ठीक है। कर रहा है। बाकी सारा म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब कुछ ला के रख दिए हैं। अब क्या करें। कल परसों एक कोई रिहर्सल कर रहा था, वो रैप उप का कुछ रिहर्सल कर रहा था। हम बोले हाँ, हम हाँ तो करो, अच्छी बात है। आप लोग भी कुछ करिए, पार्टिसिपेट करिए। क्लास इन हो जाएगा ना, उसके बाद थोड़ा बैठ करके डिसाइड कीजिएगा। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसलिए आपको अंदाजा नहीं है कैसा होता है। बहुत बढ़िया होता है, स्पेस अच्छा खासा स्टेज है, ठीक है। अरे मेन तो पढ़ाई ही है, कुछ दिन हर दिन क्या भांगड़ा यहाँ सुनना है, उधर भांगड़ा बजते रहे तो। अरे देखिए, मेरा जो फ्लूट फ्लूट जो मेरा है, फ्लूट सिंगिंग जो है वो हार्ड कोर है। वो मतलब वो समझिए क्लासिकल है। आप लोग यंग एज के हैं, आप लोग को चाहिए धूम धड़ाका। हाँ एग्जैक्टली exactly। इसीलिए वो मेरा बंद कमरे में ही हम अपना तानपुरा लगाते हैं और मन खुश हाँ? सह लेंगे क्या। अच्छा मास का नहीं, मासी के टर्म में देना है, मास के टर्म में लाना है। सह लीजिएगा तो ठीक है, क्योंकि फ्लूट को रिदम में आने में आधा घंटा लग जाएगा। सब जम्हाई लेना शुरू कर देगा फिर। जी, मास के टर्म में लेना है, ठीक है।
ऐसा लिख सकते हैं। आइए अब इसकी बात करते हैं, T3। M2 मास के लिए बना रहे हैं। हो गया सर? बोलिए ठीक है। ये ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे। तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा? M2 √2 इंटू M2G बाई T2 +1 लिख सकते हैं। हमको निकालना क्या है? हमको T3 निकालना है और थीटा निकालना है। इस रिलेशन से तो हम यहां पर T1 और T2 निकाल लिए। आ गया। आप T2 का वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, तो वहां T3 निकल सकता है। ये भी कर सकते हैं काम। इसको लिख लीजिए, यहां तक लिख लीजिए, इसको यहां तक सही है, कोई इशू नहीं। और भी तरीके हैं, जैसे यहां पर क्या कर सकते हैं, आप T3 निकालना है तो T2 और T2 का वैल्यू पुट कर सकते हैं। T2 का वैल्यू कितना है? √2/2। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? यहां पर M1G आ जाएगा। T2 का वैल्यू कितना है? √2 M1G/2, और बाई यहां पर क्या कर रहे हैं? इंटू √2, तो कैंसिल हुआ और यही बन जाएगा क्या? T3 cos थीटा होगा। तो आ गया M1G/2 इज इक्वल टू क्या आ गया? T3 cos थीटा। और सेकेंड टर्म में क्या दिया हुआ है? सेकेंड टर्म में दिया हुआ है T3 sin थीटा इज इक्वल टू, क्या हुआ? क्या क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? चलिए T3, तो यहां पर देखिए T3, यहां से T3 sin थीटा इज इक्वल टू M2G प्लस T2 cos 45। तो यहां T3 इज इक्वल टू साइन थीटा करें इज इक्वल टू T3 का वैल्यू यहां से ला सकते हैं हम लोग।
T3 का वैल्यू ला सकते हैं ना, क्या बोलो? हमको T3 और थीटा निकालना है, दोनों कैसे निकाले हैं बोलो? एक तो ये क्वेश्चन है T3 इज इक्वल टू M2G और यहां T2 cos 45, तो T3 sin थीटा इज इक्वल टू M2G और प्लस T2 का वैल्यू कितना है, √2/2 M1G और इंटू 45, तो यहां 1/√2 हो गया ना, तो ये कैंसिल हुआ। T3 sin थीटा बराबर क्या आ गया, M2G और प्लस M1G, तो T3 बराबर आ गया कितना, M1 प्लस कहा, हाँ यहाँ 2 होगा, ठीक है। तो यहां से M1 और एक मिनट, M1/2 और प्लस और इंटू जी लिख सकते हैं ऐसे, और क्या लिखेंगे, साइन थीटा नीचे में लिख सकते हैं ना, बोलो? और इसी को आगे एलोब्रेट करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, T3 इज इक्वल टू M1 प्लस 2M2 डिवीजन में 2 साइन थीटा इंटू जी, ठीक है, टर्म में रन दीजिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। M और G के थीटा के टर्म में आएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ पुली बता देते हैं। सब खुश है, पीछे माहौल बन रहा है पीछे मेरे पास, कहाँ बोलो, ये कैसे आया, ये समझ में आया कैसे, ये देखो ऊपर, ये सॉरी, ये इसका देख रहे हैं, तो यह वर्टिकल वाई डायरेक्शन में T3 साइन थीटा है, वो बैलेंस किससे होगा, M2G और प्लस T2 cos 45 से होगा, तो बैलेंस हो रहा है, इसलिए T3 साइन थीटा बराबर M2G प्लस T2 cos 45 लिख दिए। अब यहां से T2 का वैल्यू हम ऑलरेडी पहला एक्सप्रेशन जो ये से निकाले हैं उसमें निकाल चुके हैं, T1 बराबर T2 है और कितना वैल्यू है इसका, √2/2 M1G है, तो ये वैल्यू T2 का हम वहां पुट कर दिए और उसको सॉल्व किए, एलोब्रेट किए, तो हम T3 निकाल लिए, ठीक है। यहां पर सरफेस नहीं है, आप ऐसा मत समझिएगा यहां सरफेस है, यहां पर जस्ट हम ये मास दिखाए हैं जो कि थीटा एंगल पर मिल रहा है उससे। यहां tan थीटा निकाले हैं, वहां T3 निकाल दिए, आप रिलेट करते रहिएगा, जिसमें जहां पुट करना है कर सकते हैं। आप लोग पार्टिसिपेट जो भी करना चाहते हैं आपस में, ठीक है, क्योंकि पहले 12th वाले स्टेज करेंगे, फिर वो सब कुछ करेंगे, आपसे कुछ गेम करवाएंगे वो, ठीक है, आपसे कुछ गेम कराएंगे। कैसा गेम, जैसे 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 छोटा सा बता देते हैं, उसके मतलब प्राइज मिलेगा आपको। मान लीजिए कि उसने पूछा कि आप लोग में, मतलब उसने एक चीट निकालेंगे वो अपने कागज में से सबसे निकाला, उन्होंने बोला कि आप लोग में से कोई बिना म्यूजिक के डांस करके दिखाइए, तो स्टेज पे जाना है, बिना म्यूजिक के डांस करना है, जिसको कोई नहीं गया तो नहीं मिलेगा प्राइज। उससे पहले वाले बैच में ना, हाँ, और उनको अच्छा लगेगा, आपको गिफ्ट देंगे वो, ठीक है, हर एक्टिविटी के लिए गिफ्ट है। एक था इस पिछले बार जो प्रोग्राम हुआ तो उसमें था कि गुब्बारा वो लोग कर रहे थे कि 3 गुब्बारा को बैलेंस करना है, ठीक है, 3 गुब्बारा बैलेंस करना है और चौथा उठा करके 4 गुब्बारा कम से कम हवा में रखना है 1 मिनट के लिए। ऐसा कुछ कुछ वो कराएंगे, और हम लोग की तरफ से ये रहेगा कि आपसे
5 to 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन मतलब ये नहीं कि हाँ न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करें कि आपको एक दिन के लिए भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं। आईक्यू लेवल का चीज, उसके बेस पर हम लोग उसमें जो सबसे अच्छा रहेंगे उसको मिस्टर और मिस फ्रेशर चुनेंगे हम लोग। चलिए हो गया। तो इस टाइप के आईक्यू लेवल क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा जाएगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि आपको मतलब सपोज करिए कि आपको सारा ऑथोरिटी मिला हुआ है, जैसे एक प्रधानमंत्री को मिलता है उससे आपको सारा एक आईएएस के तौर पर अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए सारा ऑथोरिटी मिला हुआ है। आप क्या बेटरमेंट कर सकते हैं, आप एजुकेशन को क्या, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या समझते हैं। तो जो सबसे अच्छा जवाब रहेगा वहां मार्किंग किया जाता है, लोग बैठते हैं, मार्किंग होगा, उस बेस पर बेस्ट जो होगा, जिसका आईक्यू लेवल बेहतर होगा, जिसका पढ़ाई अच्छा रहा होगा, जिसका सारा प्रोग्राम में एक्टिविटी अच्छा रहा होगा, उसको मिस्टर फ्रेशर, फिर एक रिबन मिलेगा आपको ऐसे, और फिर गुब्बारा वड़ा फोड़ा जाएगा। फोटो तो फिर फॉर्मल ड्रेस पहन के आना है उस दिन, पहले से इसलिए बता दे रहे कि आप लोग अरेंजमेंट कर लीजिएगा, आयरन वगैरह कर लीजिए। फॉर्मल कोई भी कपड़ा पहन के आना है। फॉर्मल क्या होगा, जो आप लोग सलवार सूट पहनते हो वो फॉर्मल हो गया, ठीक है, क्योंकि स्टेज पे आना है, आप लोग को स्टेज पे आना है और फोटो सेशन होना है, इसलिए चूंकि आप लोग जानते नहीं है, पहले से प्रोग्राम में नहीं देखे आप लोग, पहले फोटो नहीं देखा है आप लोग ने, वो तो अरे एक मिनट, वो फेयरवेल में, फेयरवेल नहीं है अभी, ठीक है। और आप लोग कुछ करना चाहते हैं एक्टिविटी तो अच्छी बात है, करिएगा। और सेकंड टाइम में जब आप लोग को स्टेज दिया जाएगा तो एंकरिंग करना है, 2 लोग एंकरिंग करेंगे ना आप लोग की तरफ से। सेकंड जब लोग प्रोग्राम कर लेंगे अपने इंड से, तो वो बोलेंगे कि आप जूनियर स्टेज संभालेंगे, तो आपको जाकर स्टेज संभालना होगा। 2 लोग अरे स्टेज पकड़ना नहीं है आप लोग के लिए परफेक्ट है अंशु सर परफेक्ट है, आपको वही समझा सकते हैं अच्छे से समझ गए। और सुनिए, आपको चूंकि आपके जो सीनियर है वो आपसे कुछ एक्टिविटी कराएंगे, तो आप भी करा सकते हैं उनसे एक्टिविटी। क्या प्रैक्टिस? हाँ, तो आप 1 बजे के बाद फ्री हैं, अपना प्रैक्टिस करिए, वो तो हॉल खाली ही रहता है, म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, कैरोके है, बोलेगा माइक है, देंगे अब देंगे, माइक है, 2-3 माइक है, एक वायरलेस माइक है, एक वायर्ड माइक है, अपना आप करिए, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, क्लास हो जाने दीजिए, रुक जाइए, ठीक है। रहने दीजिए, टाइम ले लेगा, थोड़े रहने दीजिए। 12 बजे से मैथ है, ठीक है, 15 मिनट काफी है।